नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट सिंगल वन लाइनर्स का। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप इसको कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी बार पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं जो या तो आपने कभी सुने नहीं होते या आपने कभी उम्मीद नहीं करी होती कि ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बन सकता है या यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम का हमने एक सॉल्यूशन सोचा है। हम इस सीरीज़ के अंदर हम इस सीरीज़ को वीकली बेस पे शुरू कर रहे हैं, यानी कि हर संडे को इसकी सीरीज़ आएगी और जो संडे को हमारा मॉक टेस्ट होता था वो भी आपका होता रहेगा। अभी कुछ ही दिनों में आपका एक मॉक टेस्ट हो जाएगा, तो वो मॉक टेस्ट जो है वो लगे रहेंगे, आते रहेंगे। इस सीरीज़ की बात करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो उत्तराखंड की अदर बुक्स आती हैं जो वन लाइनर प्रोवाइड करवाती है। आपने देखा होगा, कोई भी आपने वन लाइनर्स काफ़ी सारी किताबें हैं, तो उन बुक्स में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो आपको अदर बुक्स में नहीं मिलते। तो इसके माध्यम से, इस सीरीज़ के माध्यम से आपके वो सारी वन लाइनर्स की जो हमारी बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस को क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे मैं डिज़ाइन करके फ्रेम करके आपको सॉल्व कराऊंगा एक वीडियो में। अभी हम शुरू कर रहे हैं 50 क्वेश्चन से। आने वाले टाइम पे अगले हफ्ते से इसको हम 100 क्वेश्चंस कर देंगे अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, ताकि हम उत्तराखंड के जितने भी वन लाइनर बुक्स आती हैं उनको अच्छे से कवर कर सकें और अपना अच्छे से रिविज़न कर सकें। यहाँ से आपको कुछ आसान क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ आपको यहाँ से मुश्किल क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ आपको अटपटे से क्वेश्चन मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैंने उत्तराखंड के 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को यहाँ पे लिया है और इनको हम बुक्स वाइज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही जो ये क्वेश्चंस की पीडीएफ है, वीडियो के बाद ही आपको ये पीडीएफ मिल सकती है। जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पर अभी तक जब सीरीज़ कंप्लीट होती है उसी के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं हम। इस सीरीज़ में क्या होगा, इस सीरीज़ के अंदर कंडीशन होगी एक, वो क्या होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा और उसके बाद आपको पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड हो जाएगी वीडियो वार। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। वर्ष 2001 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य चिन्हों का निर्धारण किया था कि हमारा राज्य के चिन्ह क्या क्या होंगे। राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं? तो राजकीय चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, ठीक है। और बीच वाली चोटी पर अशोक की लाट दिखाई देती है। देखिए, आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे इतने आसान क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको शुरू में कहा कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग होंगे, यूनिक होंगे, कुछ अटपटे से होंगे, कुछ थोड़े मुश्किल होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनका रिवाइज करते चलिए, जो नहीं आते हैं उनको नोट डाउन करते हुए जरूर चलें। इससे आपका एक बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फ़ायदा है वो ये होगा कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सुने हुए होंगे, जो अटपटे से क्वेश्चंस भी आएंगे, जो मुश्किल क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप एग्जाम के अंदर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजकीय चिन्ह में अशोक की लाट के नीचे किस भाषा में सत्यमेव जयते लिखा होता है? तो ये लिखा होता है संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारत का ये आदर्श वाक्य है और इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राजकीय चिन्ह के पृष्ठ का लाल रंग किसका प्रतीक होता है? तो जो लाल रंग होता है वो शहीदों का प्रतीक होता है, जो राज्य आंदोलन के दौरान हुए थे, ठीक है, उनके रक्त का प्रतीक होता है। राजकीय चिन्ह में कितनी जलधाराओं को दिखाया गया है? तो देखिए, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। जैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं और उनमें पूछा जा रहा है कि गौरा देवी चिपको आंदोलन के दौरान किस वृक्ष से चिपकी थी, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी डिटेल से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन बन रहा है जो आपके सामने है, लेकिन आपने कभी उसको खोल के नहीं देखा कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिया। राजकीय चिन्ह में 4 जल धाराएं होती हैं। कहीं पर इनको माना गया है कि ये गंगा की 4 धाराएं होती हैं और कहीं पर माना जाता है कि ये जो 4 धाराएं होती हैं ये गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी की होती हैं, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखना है। राजकीय चिन्ह में सबसे नीचे किस रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है? तो उत्तराखंड जो लिखा गया है राजकीय चिन्ह के नीचे, यह नीले रंग में लिखा गया है। उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है यहाँ हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है और इसको अपनाया कब गया था ये भी पूछा जाता है। तो वर्ष 2016 में उत्तराखंड राज्य गीत अपनाया गया, जिसको लिखा हेमंत बिष्ट ने। उत्तराखंड राज्य गीत कितनी अवधि का है? तो यह जो गीत है कितनी अवधि में इसको गाया जाता है? तो इसके गाने की अवधि है 9 मिनट। ये आपको याद रखनी है, ठीक है।
राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समिति ने राज्य गीत का चयन किया, इस समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत को किसने गाया है? तो राज्य गीत को गाया है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने। किसे हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है? तो हिमालय का मस्क डियर ये कहा जाता है कस्तूरी मृग को। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राजकीय पशु है। अगला है हमारा, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई तक। राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है? तो कस्तूरी मृग का रंग होता है भूरा और उस पे काले पीले धब्बे होते हैं। तो आपको रंग पूछेगा तो भूरा होता है और धब्बे पूछेगा तो काले पीले रंग के होते हैं। कस्तूरी मृग में आत्मरक्षा के लिए क्या होते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा वाणी में भी देखने को मिल जाएगा कि कस्तूरी मृग में आत्मरक्षा के लिए याद रखना, सींग नहीं होते, 2 दांत होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता क्या है? तो कस्तूरी मृग की जो विशेषता है वो है उसके सूंघने की क्षमता। पूछा जाता है कि कस्तूरी मृग में इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको वहाँ से चयन करना होता है। तो यहाँ पर याद रखना, उसके सूंघने की क्षमता काफ़ी तेज़ होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु कितनी होती है? तो कस्तूरी मृग की जो औसत आयु है वो है 20 वर्ष और इनमें जो गर्भधारण की अवधि होती है ये होती है 6 महीने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन क्या है? तो कस्तूरी मृग का जो प्रिय भोजन है वो है केदार पाती। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था। एक कंडीशन है वो ये है कि जैसे ही इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स होते हैं आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है और वीडियो से आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर करें ताकि अगले हफ्ते से हम इसमें 100 क्वेश्चन को कवर करें और आपका इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका पूछा ही ना जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करें। 500 लाइक का टारगेट है, जैसे ही पूरा होता है पीडीएफ आपको इसकी प्रोवाइड हो जाएगी और हर वीडियो के बाद आपको तुरंत, अगर तुरंत कर देते हो 500 तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन हमारा अगला है, एक बार में कितने ग्राम कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए, एक बार में कितने ग्राम कस्तूरी प्राप्त होती है? यह 30 से 45 ग्राम होती है और यह केवल जो नर कस्तूरी मृग होता है उससे प्राप्त होती है। क्वेश्चन बनता है कस्तूरी किससे प्राप्त होती है? तो नर कस्तूरी मृग से होती है, एक बार में 30 से 45 ग्राम। और ये जो कस्तूरी मिलती है इससे हमें 3 साल के अंतराल में मिलती है। ठीक है, 3-3 साल के अंतराल में। अगला प्रश्न है, कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या है? कस्तूरी का जो रासायनिक नाम है वो है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। ये किसका रासायनिक नाम है? कस्तूरी का। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1972 में की गई और यह चमोली जनपद में स्थित है। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान यह बागेश्वर में है और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पे जो ये आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ पे सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि राज्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में। यह पिथौरागढ़ में है और इसकी स्थापना 1986 में की गई। अगला है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? तो यह चमोली के कंचुला खर्क में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई। तो एक बार क्वेश्चन बना था एग्जाम के अंदर कि चमोली में जो कंचुला खर्क है वो क्या है? तो यह एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ब्रह्म कमल किस ऊंचाई पर मिलता है? तो ब्रह्म कमल जो कि उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है यह 4800 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। अभी ये हमारा इस सीरीज़ का पहला भाग है, इसीलिए आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी आपको सारे जो हमारे अदर क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में बता रहा हूँ, वन लाइनर की फॉर्म में नहीं, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से भी डिज़ाइन हो सकता है और यहाँ से ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है? तो जो ब्रह्म कमल है यहाँ एस्टेरेसी कुल का पौधा है, ये आपको याद रखना है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया अव्वेलेटा। ठीक है, सोसोरिया अव्वेलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? ब्रह्म कमल का।
राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है, तो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से कमल मिलते हैं? तो ब्रह्म कमल की एक प्रजाति है फेन कमल। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? राज्य में जो ऊंचाई वाला एरिया है वहां पर ये पाए जाते हैं। अगला है ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है? तो ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम कई बार पूछा गया है, कौल पदम है। महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। महाभारत के अगर पर्टिकुलर पूछेगा तो वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। नेपाल में इसे टोप गोला कहते हैं, पूछा जा सकता है। हिमाचल में इसे दूधा फूल कहते हैं और कश्मीर में इसे गलगल कहा जाता है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो अदर बुक्स में नहीं है, वो आपको यहाँ मिलेंगी। यही इस सीरीज़ का फ़ायदा है। हालांकि बहुत रेयर चांसेस हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन बने, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। जैसे आप एग्जाम देख रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि पूरे विश्व में 210 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? तो हिमालयी पुष्पों का सम्राट ये ब्रह्म कमल को ही कहते हैं। ब्रह्म कमल किस रंग का होता है? तो यह बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए ऊंचाई को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इतना डीप बनेगा। लेकिन आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। 70 से 80 सेंटीमीटर के करीब इसकी ऊंचाई होती है। ब्रह्म कमल फूल खिलने का समय क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके चांसेस हैं। तो यह जुलाई से सितंबर के मध्य में खिलता है। ब्रह्म कमल जो पुष्प है ये खिलने का समय क्या है? जुलाई से सितंबर। ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर उनका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसकी जो जड़ें होती हैं उनका प्रयोग जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है, विशेषकर हड्डियों के उपचार में। राज्य वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो है बुरांस, और इसका वानस्पतिक नाम जो है वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम किसका वैज्ञानिक नाम है? राज्य वृक्ष बुरांस का। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अगर हमने अभी बात करी थी पुष्प की, उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? सोसूरिया अवेलेटा, वो भी आपको याद कर रखना है। ठीक है, बुरांस किस कुल का वृक्ष है? तो बुरांस जो है एक ये हमारा शुद्ध पर्वतीय वृक्ष है, यानी कि केवल पहाड़ों में हो सकता है, मैदानों में ये नहीं हो सकता। और यह एरिकेसी कुल का वृक्ष है। ठीक है, किस कुल का है? एरिकेसी। जबकि ब्रह्मकमल किस कुल का था? वो एस्टेरेसी कुल का था। दोनों में कंफ्यूज मत करना। बुरांस को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो बुरांस को नेपाल में गुरांस कहा जाता है। हिमाचल में इसको बुरांसो कहते हैं। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। और अगर फिर थोड़ी सी जगह अगर बचती है तो फिर आप इन दोनों को भी याद कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, मेघालय में इसे तिनचौ कहते हैं, कन्नड़ में इसे बिली कहते हैं। ये तभी याद रखें, पहले इन दोनों को याद रखें। भारत में बुरांस की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो भारत में बुरांस की 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम बुरांस की खोज कहाँ हुई थी? तो भारत में जो सबसे पहले बुरांस की खोज हुई थी ये श्रीनगर में हुई थी। ठीक है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर। अगला है, बुरांस के फूलों का रंग कैसा होता है? तो बुरांस के जो फूल होते हैं इनका रंग होता है चटक लाल। खिलने का समय क्या है? तो इनके खिलने का समय है फरवरी से अप्रैल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, रंग कैसा होता है? चटक लाल होता है। और इनके फूल खिलने का जो समय है वो है फरवरी से लेकर अप्रैल के मध्य में ये खिलते हैं। अगला है, किस ऊंचाई के बाद सफ़ेद बुरांस मिलते हैं? तो सफ़ेद रंग के जो बुरांस मिलते हैं वो मिलते हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर। बुरांस के पुष्प में क्या होता है? तो बुरांस के पुष्प में मिथेनॉल पाया जाता है, जो कि शुगर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो पूछा जा सकता है बुरांस के पुष्प में कौन सा रसायन पाया जाता है? मिथेनॉल इसमें मिलता है। बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित कब किया गया? तो बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था 1974 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। हिमालय का मयूर किसे कहा जाता है? हिमालय का मयूर यह मोनाल को कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। ठीक है, हिमालय का मयूर। अगला प्रश्न है हमारा, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलता है? ठीक है, तो जो मोनाल है हमारा यह 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। अगला प्रश्न है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनेस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, मोनाल का। राज्य में मोनाल की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो उत्तराखंड में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं।
अगला है मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनाल कहते हैं। कश्मीर में इसको सोनाल कहा जाता है। हिमाचल में इसे नीले गुरु कहा जाता है। सिक्किम में चमदांग, नेपाल में डंगन और भूटान में इसे बुप नाम से जाना जाता है। तो ये सारे अन्य नाम हैं। जो इम्पॉर्टेंट हैं वो है राज्य में स्थानीय नाम क्या है, कश्मीर में क्या कहते हैं, हिमाचल में क्या कहते हैं और सिक्किम में क्या कहते हैं। तो यहाँ तक आपको ये याद होने चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल चांस है कि ये तो बनेंगे, ठीक है। अगला है मोनाल का प्रिय भोजन क्या है। तो मोनाल का जो प्रिय भोजन है वो है आलू। और जब हमने ऊपर बात करी थी कस्तूरी मृग की, तो कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन क्या था, केदार पाती। और मोनाल का क्या है, आलू। मोनाल को संरक्षित कब किया गया। तो मोनाल को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। संरक्षित वृक्ष नहीं, मोनाल को संरक्षित पक्षी, इसको संरक्षण यानी कि इसके शिकार पे प्रतिबंध लगाया गया वर्ष 1972 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि मोनाल को किस वर्ष संरक्षित किया गया, 1972 में। वृक्ष जो हमारा है बुरांश, उसको कब किया गया, 1974 में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे नई सीरीज़ के उत्तराखंड सिंगल वन लाइनर नोट्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये सीरीज़ कैसे लगी, और अभी तो देखिए शुरुआत है, इसीलिए बेसिक क्वेश्चन से हमने शुरू किया है। धीरे धीरे जितने भी वन लाइनर्स की हमारी बुक्स आती है, सभी क्वेश्चंस को मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम करके यहाँ पे सारे सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन याद रहें और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना आए। साथ ही अगर आप क्विज करना चाहते हैं, क्विज के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना रिस्पांस जो आपका फीडबैक है इस वीडियो को लेकर, उसे कमेंट करें। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।